जैसा कल बताया आप लोगों को, एक ज्योतिक बराबर 360 डिग्री और उसमें 12 राशियां होती हैं, और 12 राशियों के नाम आप सभी को पहले बता चुका हूँ। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए। तो पहले की वीडियो में दिया जा चुका है, अगर आपको कहेंगे दोबारा लिख के दे दूंगा, ठीक है। और एक राशि जो है 30 डिग्री की होती है, तो टोटल हमारी 12 राशियां होती है, 12 इंटू 30 360 डिग्री बराबर एक ज्योति। उसके बाद से हमारा आता है नक्षत्र। हमारे आकाश मंडल में 27 नक्षत्र पाए जाते हैं। 27 के नाम आप सभी को लिखवा चुका हूँ कल के क्लास में। तो अगर हम 27 से डिवाइड करेंगे तो 13 डिग्री 20 मिनट का मान आता है एक नक्षत्र का। हालांकि सभी नक्षत्र बराबर दूरी पे नहीं है आकाश मंडल में, ऐसा नहीं कि उन्हें बराबर दूरी 13 डिग्री 20 मिनट में बैठा दिया गया है नाप करके, ऐसा नहीं है। कोई कम दूरी पे, कोई ज्यादा दूरी पे है, लेकिन हम सबको जो है एक बराबर सम्मान देते हुए सबको 13 डिग्री 20 मिनट का मानते हुए आगे गणना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी 13 डिग्री 20 मिनट को अगर हम मल्टीप्लाई करें 27 से, तो यहाँ भी 360 डिग्री आ जाता है। 13 इंटू 27 351 351 डिग्री, और 20 मिनट को हम 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 540 मिनट आएगा, और ये 9 डिग्री होगा, क्योंकि 6 9 54, 60 से डिवाइड करेंगे तो 9 डिग्री आ जाएगा ना। 540 मिनट को 9 से डिवाइड करेंगे, नहीं 60 से डिवाइड करेंगे तो 9 डिग्री आ जाएगा, तो ये भी 360 डिग्री हो गया, 351 और 9 डिग्री। तो इस प्रकार से 13 डिग्री 20 मिनट का हमारा एक नक्षत्र होता है। आप लोगों को एक चीज याद होना चाहिए हमेशा, दशा क्रम, जो ग्रहों की दशाएं होती ना, पंचांग में तो मिल जाता है, आपको ऐप में मिल जाएगा, लेकिन उस क्रम को याद रखना चाहिए। क्रम क्या होता है? सबसे पहले आता है केतु की, है ना। अश्विनी नक्षत्र होता है जिसका स्वामी कौन होता है? केतु होता है। तो हमें केतु की दशा सबसे ऊपर आती है, तो केतु के बाद कौन सी दशा आएगी उसे याद रखना है। तो केतु के बाद से आता है शुक्र की दशा, शुक्र के बाद आता है सूर्य की दशा, सूर्य के बाद चंद्रमा की, फिर मंगल की, फिर राहु की, राहु के बाद गुरु की, और गुरु के बाद शनि की, फिर बुध की, ठीक है। लास्ट में बुध की दशाएं आती है। इनमें से जो केतु के नक्षत्र, जो कल आप लोगों को लिखवाया था, केतु के नक्षत्र और बुध के नक्षत्र, ये हमारे मूल नक्षत्र माने जाते हैं, उस पर चर्चा नहीं हो पाई। जब मूल नक्षत्र में कभी एक अलग से क्लास ले लेंगे, तो कल ध्यान से उतर गया था वो बात। तो अब हम चर्चा करते हैं कि मेष लग्न में शुरुआत का जो 13 डिग्री होता है अश्विनी नक्षत्र का होता है, फिर अगला जो 13 डिग्री 20 मिनट होता है, अर्थात 13 डिग्री 20 मिनट से लेके 26 डिग्री 40 मिनट तक, कहां पर? मेष राशि में, है ना। मेष राशि में वो भरणी का होता है, उसका स्वामी कौन होता है? शुक्र होता है, उसका स्वामी शुक्र होता है। और फिर एक राशि जो होती है 30 डिग्री की होती है, तो 30 में से अगर 26 डिग्री 40 मिनट हम माइनस कर देते हैं तो क्या बचता है? 3 डिग्री 20 मिनट, है ना। तो 3 डिग्री 20 मिनट मेष राशि में स्वामी कौन होगा? सूर्य होगा। कौन होता है? सूर्य होता है। तीसरा नक्षत्र सूर्य का होता है। तो लास्ट के मेष राशि के लास्ट के 3 डिग्री 20 मिनट का स्वामी सूर्य होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका किसी का भी जन्म अगर 29 डिग्री पे है, चंद्रमा 29 डिग्री पे है, 29 डिग्री पे या 28 डिग्री पे या 27 डिग्री पे है, तो दशा किसकी चलेगी? सूर्य की दशा चलेगी। क्यों? क्योंकि वहां पर सूर्य नक्षत्र स्वामी बना, कृतिका नक्षत्र आएगा वहां पे, तो सूर्य नक्षत्र स्वामी बनेगा वहां पे। लेकिन वही अगर 26 डिग्री, अगर 26 डिग्री पे चंद्रमा 26 डिग्री पे है और किसी का जन्म हो जाता है, तो पहली दशा किसकी होगी? शुक्र की दशा होगी। कल हमने आपको क्या बताया कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है जन्म के समय, उसी की दशा सबसे पहले जन्म के समय चलती है। तो डिग्री के हिसाब से पता चलता है कि एक राशि में किस डिग्री तक किस नक्षत्र का मान होता है। तो हम नक्षत्रों को के बारे में नहीं पढ़ेंगे, हम नक्षत्रों के स्वामी के बारे में पढ़ेंगे।
तो शुरुआत में तो हमने आपको अश्विनी भरणी नक्षत्र समझाने के लिए लिख दिया है, लेकिन आगे हम नक्षत्रों के नाम नहीं दिए गए। तो हम ये समझेंगे कि मेष लग्न में या मेष राशि में शुरुआत के 13 डिग्री 20 मिनट का स्वामी केतु है, उसके बाद के 13 डिग्री 20 मिनट से लेकर 26 डिग्री 40 मिनट तक का स्वामी शुक्र है, और लास्ट के 3 डिग्री 20 मिनट का स्वामी सूर्य है। ठीक है, तो केतु, शुक्र, सूर्य, इस तरह से क्रम में दशाओं का क्रम है, इसी तरह से चलता भी है। फिर हम आ जाते हैं वृषभ राशि में। तो अब समझिए कि एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का हुआ, तो कृतिका नक्षत्र का 3 डिग्री 20 मिनट कहाँ चला गया? मेष में। तो वृषभ राशि में कितना बचा? 10 डिग्री बचा, है ना। दोनों मिलाकर के 13 डिग्री 20 मिनट हुआ, तो 3 डिग्री 20 मिनट मेष लग्न में या मेष राशि में, और 10 डिग्री किस में आ गया? वृषभ में आ गया। तो जब वृषभ में आ जाता, मान लीजिए किसी का जन्म चंद्रमा वृषभ राशि में है और 1 डिग्री पे जन्म हुआ, है ना, तो उसका भी जो है नक्षत्र स्वामी सूर्य रहेगा, लेकिन राशि स्वामी कौन हो जाएगा? वृषभ का स्वामी कौन होता है? शुक्र होता है ना, शुक्र होता है। तो राशि स्वामी शुक्र, चंद्रमा शुक्र में रहेगा, और नक्षत्र स्वामी भी शुक्र में। ठीक है, नक्षत्र स्वामी सूर्य रहेगा। तो राशि स्वामी शुक्र और नक्षत्र स्वामी सूर्य रहेगा। तो 10 डिग्री के बाद किसी का जन्म होता है 11 डिग्री पे, वृषभ लग्न में चंद्रमा है और जन्म होता है, और 11 डिग्री पे है और जन्म होता है किसी का, तो क्या हो जाएगा? नक्षत्र स्वामी चंद्रमा हो जाएगा, है ना, क्योंकि 10 डिग्री के बाद से नक्षत्र चेंज हो जाता है वृषभ लग्न में या वृषभ राशि में, और चंद्र आ जाएगा, उसका स्वामी हो जाएगा, नक्षत्र स्वामी चंद्रमा हो जाएगा। तो राशि स्वामी शुक्र रहेगा और नक्षत्र स्वामी चंद्रमा हो जाएगा। लेकिन जब किसी का जन्म चंद्रमा 24 डिग्री का है ना, चंद्रमा 24 डिग्री का है और किसी का जन्म होता है, तो नक्षत्र स्वामी कौन हो जाएगा? मंगल हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा के बाद किसका आता है, किसका नक्षत्र आता है? मंगल का। तो इस तरह से हमने डिग्री वाइज सबके जो है, मंगल के बाद से फिर जो है मिथुन में आ जाते हैं। मिथुन में शुरुआत के 6 डिग्री तक जब जन्म होता है, चंद्रमा जो है मिथुन लग्न में हो या चंद्रमा मिथुन राशि में हो और जन्म किसी का होता है, तो राशि होगी मिथुन और नक्षत्र स्वामी हो जाएगा मंगल, लेकिन सिर्फ 6 डिग्री 40 मिनट तक है। उसके बाद अगर किसी का जन्म होता है तो राहु हो जाएगा, और जब राहु की दशा में जन्म हो, लग्न में राहु बैठा हो, अष्टमी से संबंध बनाता हो, तो ऐसे लोगों का क्या होता है? हेल्थ संबंधी समस्याएं रहती है। अगर चंद्रमा राहु के साथ बैठा हो, तो राशि स्वामी हो और राहु नक्षत्र में आ जाए तो समस्याएं बढ़ जाती है। तो राशि स्वामी वहां चंद्रमा रहेगा और नक्षत्र स्वामी राहु हो जाएगा। लेकिन मिथुन राशि में लास्ट के 10 डिग्री तक किसी का जन्म हो, तो राशि स्वामी नक्षत्र स्वामी क्या हो जाता है? गुरु हो जाता है ना। फिर हम आ जाते हैं कर्क में। यहाँ राशि स्वामी कौन रहेगा? शुरुआत के 13 डिग्री तक, शुरुआत के 3 डिग्री 20 मिनट तक गुरु रहेगा, क्योंकि 10 डिग्री हमारा किस में चला गया? जुपिटर मिथुन में चला गया, और 3 डिग्री 20 मिनट बचा, वो हमारा आ गया कर्क लग्न, कर्क राशि में। तो यहाँ पर राशि स्वामी चंद्रमा और नक्षत्र स्वामी गुरु रहेगा। फिर 3 डिग्री 20 मिनट से 16 डिग्री 40 मिनट तक नक्षत्र स्वामी शनि, और लास्ट के जो है 13 डिग्री 20 मिनट यहाँ पे खत्म हो जाता है कर्क राशि में जाकर के ये पूरा क्रम पूरा हो जाता है, मतलब 30 डिग्री पे आकर के खत्म हो जाता है। इसके बाद 1 डिग्री न शेष रहता है न बाकी रहता है। तो यहाँ पर आकर के पूरा एक इनका सर्कल पूरा हो जाता है, मेष राशि से शुरू होकर के कर्क राशि तक सर्कल पूरा हो जाता है। और फिर यही सर्कल की शुरुआत के 13 डिग्री का स्वामी केतु, दूसरे फिर 13 डिग्री 20 मिनट का जो है वीनस, फिर आगे के 13 डिग्री 20 मिनट का सन होगा, फिर आगे के 13 डिग्री 20 मिनट का चंद्रमा होगा, फिर मार्स होगा। ये कैसे चलेगा? कर्क के बाद क्या आता है? सिंह राशि, फिर कन्या, फिर तुला, फिर वृश्चिक, फिर वृश्चिक पे आकर के वो सर्कल पूरा हो जाता है ग्रहों का। और फिर धनु से फिर दोबारा शुरुआत हो जाएगा कि धनु के पहले जो है 13 डिग्री 20 मिनट का स्वामी नक्षत्र का स्वामी केतु रहेगा, फिर अगले 13 डिग्री 20 मिनट का स्वामी वीनस रहेगा, लास्ट के 3 डिग्री 20 मिनट का स्वामी सन रहेगा, और फिर मकर के शुरुआत के जो है 10 डिग्री का स्वामी सन रहेगा, है ना। तो ये क्रम आप लोगों को समझने के लिए, लेकिन क्या इससे बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताने से कुछ चीजें याद हो जाएंगी और क्लियर हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको लिया कि 3 सर्कल में घूमते हैं, और जहां जहां केतु का नक्षत्र आएगा
वहां पे मूल योग लग जाता है ना। जैसे आप कहते हैं बच्चा मूल में पड़ गया, तो जब सर्जरी करानी होती है तो लोग कहते हैं देख लो भी बच्चा मूल में तो नहीं पड़ रहा, आगे पीछे कर लेंगे डेट को। तो जहाँ केतु का नक्षत्र आता है, जहाँ बुध का नक्षत्र आता है, उसको हम मूल नक्षत्र कहते हैं। कारण क्या उसके पीछे आप समझे, सर्कल केतु से लेकर बुध तक पूरा हो रहा है। लास्ट का नक्षत्र किसका है? बुध का है। सन के बाद यहाँ पे आता है बुध, ठीक है, बुध का नक्षत्र है। तो यहाँ पर जोड़ पड़ जाता है, जैसे बीच में तो जुड़ा हुआ है, 10 डिग्री इधर चला गया, 3 डिग्री इधर आ गया, यहाँ पे 3 डिग्री ऊपर चला गया, 10 डिग्री नीचे आ गया, आपस में लिंक बना हुआ है। लेकिन जो ही कर्क खत्म होता है तो सिंह और कर्क का बीच में जुड़ाव नहीं है लग्नों नक्षत्रों का, तो वहां पे संबंध टूट जाता, गांठ बधी हुई है ना। तो इसीलिए जो है जब बुध के नक्षत्र आते हैं तो कहते हैं यहाँ पे मूल हो गया। वहां पे जो बच्चे जन्म होते हैं उनको ब्राह्मणों ने कहा कि ये मूल में आ गया। यहाँ पर ना कहीं बच्चे के जन्म में के समय दिक्कतें होती है, वो बीमार रहता है, या किसी न किसी कहते हैं माता पे भारी है, पिता पे भारी है। तो यहाँ बुध के नक्षत्र लास्ट खत्म हो रहा है और शुरुआत किसका हो जाता है? केतु का नक्षत्र। तो बुध का खत्म होता है, केतु का शुरू होता है। इसी तरह से दोबारा जब सर्कल आएगा यहाँ पे धनु में, तो बुध का खत्म होगा, केतु का शुरू होगा। तो 6 नक्षत्र जो आते हैं हमारे, 3 केतु के 3 बुध के, वो मूल नक्षत्र कहे जाते हैं। तो जहां भी हमें ज्यादा दिक्कत नहीं, हमें तो देखना है कि जहां नक्षत्र में नक्षत्र स्वामी केतु और बुध देखे, हम कहते बच्चा मूल में है ना। ज्यादा उसमें आपको ध्यान दिमाग नहीं लगाना, इसको बस याद रखिएगा। समझा दिया मैंने आप लोगों को इसे थोड़ा सा आसान तरीके से। और हम आते हैं इसको समझते हैं। ये जैसा कि हमने आपको बताया था कल कि उप नक्षत्र होते हैं। केपी ज्योतिष में थोड़ा सा और आगे बढ़ने के बाद से, नक्षत्र के बाद से जो हमारे फल देते हैं, कहा गया कि ये 9 जो ग्रहों के, जो 9 ग्रह हैं, जो नक्षत्रों के स्वामी हैं, इनको एक नक्षत्र में से भी 9 भागों में बांट दिया गया है ना। एक नक्षत्र में से 9 भागों में बांट दिया गया, तो वो कहलाए उप नक्षत्र ना। उनके स्वामी क्या कहलाए? उप नक्षत्र स्वामी। लेकिन इसका कैलकुलेशन क्या कैसे करेंगे? ऐसा नहीं है कि ये बराबर डिग्री में है, ये बराबर डिग्री में है ऐसा नहीं है। किसी की डिग्री कम है, किसी की डिग्री ज्यादा है। जैसे कैलकुलेशन करने के लिए जो लोग पढ़े लिखे इंजीनियर लोग भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग समझ सकते हैं कि देखिए टोटल हमारी जो है विंशोत्तरी दशा कितने की है? 120 वर्ष की है, ठीक है। 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र होता है, ठीक है। तो 13 डिग्री को हम 60 से मल्टीप्लाई करें, कितना होता है? 780 मिनट। 13 × 78 780 मिनट। और 20 मिनट को भी हम मिनट बनाएंगे तो कितना हो जाएगा? 780 + 20 800 मिनट हो जाता है। तो 13 डिग्री 20 मिनट को अगर हम मिनट बनाते हैं तो 800 मिनट हो जाता है, ठीक है। तो 800 मिनट हो गया हमारे नक्षत्र का मान। और दशा वर्ष कितने हुए? विंशोत्तरी दशा के 120। केपी ज्योतिष में विंशोत्तरी दशा को महत्व दिया गया। तो 120 से हम डिवाइड करते हैं 800 मिनट को, तो कितना आता है? 6.67 6.66667। जितने बार 6 लगा लीजिए, लास्ट में 7 आपको लिखना ही पड़ेगा। तो दशमलव के बाद हम एक बार 6 एक बार 7 लिख देते हैं। तो ये हमारा अंक आ गया 6.667। यही हमारा है। इसी के कैलकुलेशन से हम ग्रहों के उप नक्षत्रों का मान निर्धारित करते हैं। कैसे निर्धारित करेंगे? सबसे पहले आप लोग को बताया कि ग्रहों की जो दशाएं होती है, सबसे पहला नक्षत्र केतु का होता है। तो उप नक्षत्र का पहला स्वामी भी कौन होगा? केतु होगा, है ना। तो केतु कितने साल का होता है? कल लिखवाया था आप लोगों को दशा वर्ष 7 साल, है ना। तो 6.67 में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 7 से। तो हमारा ये 46 मिनट 40 सेकंड का मान आता है। 46 मिनट 40 सेकंड का मान आता है। उसी तरह से यहाँ पर हमने लिखा नहीं, तो टाइम की कमी थी, तो 6.667 करते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं 20 से, ठीक है। 20 से करेंगे तो ये जो है, ये जो मान आ जाएगा 2 डिग्री 30 मिनट 20 सेकेंड, है ना। तो टोटल जो है, अगर किसी का जन्म 2 डिग्री पे होता है, चंद्रमा 2 डिग्री पे रहता है, तो फिर क्या होगा? कहेंगे कि
राशि स्वामी जो मंगल है और नक्षत्र स्वामी शुक्र है, और उप नक्षत्र स्वामी कौन हुआ? शुक्र हुआ। उप नक्षत्र स्वामी भी शुक्र हुआ, सॉरी, अश्विनी नक्षत्र का स्वामी केतु होता है। तो राशि स्वामी मंगल, नक्षत्र स्वामी केतु और उप नक्षत्र स्वामी शुक्र हुआ, ठीक है। लेकिन अगर किस चंद्रमा जो है मेष लग्न में 4 डिग्री का हो, है ना, तो 4 डिग्री का होगा तो कौन हो जाएगा यहाँ पर? राशि स्वामी मंगल, नक्षत्र स्वामी केतु, अश्विनी नक्षत्र है, और उप नक्षत्र स्वामी 4 डिग्री है, तो मतलब आप यहाँ समझ सकते हैं कि चंद्रमा, है ना, चंद्रमा जो है उप नक्षत्र स्वामी हो जाएगा। तो इस तरह से नक्षत्रों को हम 9 भागों में बांटते हैं, तो उप नक्षत्र स्वामी बनते हैं, है ना, जिसे हम इंग्लिश में सबलॉर्ड कहते हैं। और इन सबलॉर्डों को इतना ज्यादा महत्व दिया गया है कि ग्रह के प्रभाव को, जो भी क्षमता है अच्छी या बुरी, बुरी तो हम नहीं कह सकते, अच्छी या बुरी जो दोनों हम ले लेते हैं, उसके प्रभाव को, क्षमता को मोड़ने की जो है, मोल्ड करने की क्षमता इनके अंदर दी गई है, पावर दी गई है कि ये नक्षत्रों से भी ज्यादा प्रभावशाली है। नक्षत्रों के प्रभाव को, अच्छे प्रभाव को भी ये रोकने में क्षमतावान होते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि अगर नक्षत्र, उप नक्षत्र स्वामी कमजोर हो गए, मतलब बुरे हो गए, तो नक्षत्रों का फल जातक को नहीं मिल पाता। जैसे हमें अभी कुछ देर पहले क्लास कर रहे थे प्रोफेशन का, वहां पे 1 6 1 8 12 थे, 1 3 8 12 या 1 6 8 12 ऐसे कुछ था। तो वहां पर नौकरी 1 8 12 मतलब समस्या, है ना, वहां पे नौकरी जाती हुई बताया उन्होंने, नौकरी चली गई। तो जब अंतरदशा में, प्रंतरदशा में रिपीट कर जाते हैं तो कहीं ना कहीं समस्या देता है वो। तो हम जो है ग्रह स्तर पे पढ़ेंगे, जैसा कि वैदिक ज्योतिष में पढ़ा जाता है ना, कि दूसरे का स्वामी है, तीसरे में बैठा है, तो 2 और 3 का प्रभाव देगा। लेकिन जब हम केपी नक्षत्र में पढ़ते हैं तो हम, वैदिक ज्योतिष में लिखा गया है कि नक्षत्रों के प्रभाव को भी देखना चाहिए, लेकिन वहां पे नक्षत्रों के प्रभाव को क्या होगा कि आपके स्वभाव को बताने के लिए यूज किया गया है कि अश्विनी नक्षत्र में जातक जन्म लिया है तो कैसा होगा, भरणी नक्षत्र में जन्म लिया है तो कैसा होगा। केपी ज्योतिष स्वभाव को बताता नहीं है, ये कहता है कि आपको हम लग्न से ही आपको बता देंगे, जैसा आपका लग्न वैसा आपका स्वभाव, ठीक है, और दसम भाव में जैसा प्लेनेट रहेगा वैसे ही आपके प्रोफेशन। लेकिन ये इवेंट प्रिडिक्शन जो है पद्धति है, केपी पद्धति आपके स्वभाव को ज्यादा महत्व नहीं देता, आपको ये इवेंट को प्रिडिक्शन करता है। जैसे आपको शादी कब होगी, आपकी जो है मैरिज, आपके जो है बच्चे कब होंगे, आपको नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपको प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, आप मकान खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे, आपको रोग हुआ है तो कब ठीक होगा या कब रोग होगा, ठीक है। इसमें आप बहुत ज्यादा स्वभाव पूछेंगे तो स्वभाव तो बताया जा सकता है, लेकिन ये इवेंट को प्रिडिक्शन करने वाली पद्धति है ना। वैदिक ज्योतिष सब संपूर्ण पद्धति है, उसमें आपको इवेंट तो प्रिडिक्शन किया ही जाता है। उसमें इवेंट मतलब कह सकते हैं कि उसमें वर्ग है, नवमांश चक्र है, द्वादशांश है और खोडस वर्ग है ना, अष्टक वर्ग से उसमें प्रिडिक्शन किया जाता है। बहुत सारे वर्ग है जो लोग ज्यादा देखते नहीं, कुछ लोग देखते होंगे कुछ लोग नहीं देखते, लेकिन इसमें हमें 2 चार्टों को देखना है। एक तो नक्षत्र चार्ट, जिसमें आपको ग्रह स्तर पे प्लेनेट, नक्षत्र स्तर पे प्लेनेट और उप नक्षत्र स्तर प्लेनेट, तीन लेवल को देखना है, जो चार्ट पे बना आपको मिलेगा। और एक हमें दशा चार्ट देखनी है, और तीसरा जो है कभी कभी हम लग्न कुंडली को भी देख लेते हैं। इसके अलावा हमें कुछ भी ध्यान नहीं देना। चौथे नंबर पे आता है चलित चार्ट। जब ये ओके कर देगा कि हाँ ये सब कुछ पॉजिटिव है, तो घटना कब घटेगी, 7 महीने 8 महीने का पॉजिटिव टाइम चल रहा है, तो उसमें घटना कब घटेगी, उसके लिए हम क्या करते हैं, गोचर चार्ट एक लगाते हैं। गोचर चार्ट मतलब अगर आज का गोचर चार्ट देखा जाए तो अभी आज के टाइम पे इस समय प्लेनेट कहाँ कहाँ बैठे हैं आकाश मंडल में, उसे हम कहते हैं गोचर चार्ट। चलते फिरते जो प्लेनेट है वो आज कहीं है, कल कहीं और रहेंगे, है ना। तो प्रेजेंट टाइम के जो प्लेनेट हैं उसे हम गोचर चार्ट कहते हैं। और जन्म के टाइम पे जो चार्ट रहेंगे वो लग्न कुंडली कहा जाता है। तो चौथा चार्ट हमारा आता है गोचर चार्ट, जिसपे जो है हम चर्चा करेंगे। मैरिज में और चाइल्ड बर्थ में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, और अन्य प्रोफेशन में भी उसका महत्व होता है। लेकिन ये जो इवेंट है मैरिज के और चाइल्ड बर्थ में, इसमें तो बहुत अच्छे से इसका यूज है, बाकी में थोड़ा सा कमजोर है। जब विदेश योग में थोड़ा सा जरूरत पड़ता है, प्रोफेशन में बहुत ज्यादा यूज उसका नहीं है। बस लग्न से 10 में से कहीं कहीं संबंध बन जाता है तो नौकरी मिल जाती है। लेकिन चाइल्ड बर्थ में और मैरिज में ये बहुत बड़ा इवेंट है, क्योंकि लाइफ में 1 या 2 बारी होती है। नौकरी का क्या है,
आज नौकरी किया, एक हफ्ते बाद मन भूल गया, दूसरी जगह से लेटर आ गया, वहां जाके ज्वाइन कर लिया, है ना। 2 महीने बाद फिर कहीं से लेटर आ गया, वहां जाके ज्वाइन कर लिया। जिंदगी में कई सारे नौकरियां चेंज होती हैं, लेकिन शादी एक बारी होती है ना। बच्चे 1 या 2 बार ही होते हैं, 3 बार होते हैं, हमेशा नहीं होते। तो ये ऐसे इवेंट है कि इनके ऊपर गोचर जरूर लागू होता है, नहीं तो इवेंट घटता नहीं है। और जो लोग विदेश जाने वाले हैं, बहुत लोग ऐसे बिजनेसमैन है, हर महीने विदेश जाते हैं, हर महीने थोड़ी इवेंट देखेंगे उन लोगों का, है ना। पहली बार अगर कोई घटना घटती है साथ वहाँ इवेंट देख ले, लेकिन जिसका जो रोज रोज का आना जाना है, वहाँ इवेंट गोचर चार्ट नहीं देखते। तो मुख्य रूप से लग्न कुंडली, सॉरी, विवाह के लिए और मैरिज के लिए, और इसमें ज्यादा इवेंट का यूज है। तो ये चार्ट आप लोग वीडियो में बना के दे दूंगा आप लोगों को, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। तीसरा, इसके बाद से आता है कि प्रेडिक्शन कैसे किया जाए, है ना। उप नक्षत्र कैसे निकाला जाता है, ये आपको बता दिया गया। आप लोग को जब आप लोग जुड़ेंगे क्लास में तो लिंक भी दे देंगे आप लोगों को कि क्या होता है। देखिए, ये है टोटल 27 नक्षत्र हैं, 9 सबलाड होते हैं एक नक्षत्र में टोटल। और टोटल कितने नक्षत्र हैं? 27। और कितने सबलाड होते हैं एक नक्षत्र में? 9। तो टोटल कितने हुए? 243 सबलाड, ठीक है। 243 उप नक्षत्र स्वामी हो गए। लेकिन हमने यहाँ पर 6 और जोड़ा है, ठीक है। 6 और जोड़ा है, टोटल कितने हो गए? 249 उप नक्षत्र स्वामी, ठीक है। 249 हो गया। आप पूछेंगे 6 अलग से क्यों जोड़ा? तो इसके लिए मैं इस चार्ट पे आना चाहूंगा, इस चार्ट पे आना चाहूंगा। आप यहाँ पाएंगे कि जिस प्रकार से कृतिका के 13 डिग्री 20 मिनट के स्वामी कौन है यहाँ पर? सन। और ये कहाँ पे आता है? मेष राशि में। लेकिन इसी का 10 डिग्री कहाँ पे आ गया? वृषभ राशि में। इसका स्वामी कौन है? सूर्य है। तो कृतिका नक्षत्र 3 डिग्री 20 मिनट मेष में आता है और 10 डिग्री वृषभ में आता है। उसी प्रकार से सबलाड का भी कुछ हिस्सा बट जाता है 2 पार्टों में, है ना। तो ये 3 पार्ट में है ना, 3 बार ये सर्कल डिवाइड होता है, तो 2-2 सबलाड बढ़ जाते हैं, तो 6 सबलाड हो जाते हैं। अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन बहुत सारा निकालना, हमारे मतलब टाइमिंग का इतना टाइम होता नहीं है कि मैं उसको निकाल करके बनाऊं, क्योंकि ये भी 7 बजे तक शाम को बनाया मैंने। तो बाकी किताब आपको ये आपको गूगल पे, यूट्यूब पे नहीं, गूगल पे मिल जाएगा कि सब लाड आप डालेंगे तो पूरा चार्ट निकल के आ जाता है। तो इसके लिए हमें लिखना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, लेकिन ये यूज ऐसे, इसका यूज क्या है वो समझाना जरूरी है। और ये निकाला कैसे जाता है ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये मैंने आपको निकाल के दिया कि सभी का मान अलग अलग क्यों होता है। कि सभी के दशा वर्ष अलग अलग है, सूर्य का जो है अलग है, शुक्र का 20 है, उसी तरह से शनि का है, बुध का, सब उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जो उसका मान अलग अलग आएगा, है ना। सबके जो है यहाँ पे 20 से हमने मल्टीप्लाई किया, सूर्य का जो है करेंगे, फिर चंद्रमा का करेंगे, फिर मंगल करेंगे, जितने दशा वर्ष है उसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो नक्षत्र का मान, क्योंकि ये 6.667 तो एक ही है, लेकिन दशा वर्ष तो अलग अलग है। तो जैसे जैसे दशा वर्ष कम ज्यादा होगा, नक्षत्रों का मान भी कम ज्यादा होता रहेगा, है ना। तो ये हमने निकाल लिया, यहाँ लिखना भूल गया, तो इसे आप लोग दशा वर्ष कल लिखवा दिया था, उस हिसाब से आप यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लिख के आगे बना सकते हैं, या फिर आप लोग गूगल से सब लाड डालेंगे, वहां पे मिल जाएगा। उसकी जो है कह सकते हैं कि यूज जो है बहुत ज्यादा नहीं है, यूज है कि हमें प्रिडिक्शन कैसे करना है, तो इसकी जरूरत क्या है, इसलिए मैंने इस चार्ट को बना करके आप लोगों को समझाया। तो ये 249 सब लाड क्यों गए, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे हम बढ़ते हैं कि क्या बच गया आप लोगों का। आप लोगों का बच गया केपी कुंडली, है ना, केपी कुंडली। तो केपी कुंडली भी जो है गणित का पार्ट है कि किस प्रकार से, जैसे चलित चार्ट बनाया जाता है, कैसे गणित, कैसे जो है केपी कुंडली बनाया जाता है, वो भी गणित का पार्ट है। और दूसरा लग्न कुंडली, लग्न कुंडली भी बनाना गणित का ही पार्ट है। तो लग्न कुंडली और केपी कुंडली आपको बना बनाए ऐप में मिलता है। हमें केपी कुंडली पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है, केपी कुंडली पे ध्यान नहीं देना है, हमें लग्न कुंडली और केपी कुंडली का सूक्ष्म रूप एक चार्ट पे बन जाता है। जैसे मैं चार्ट आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हम डिटेल डालेंगे और हमारे सामने चार्ट होगा और हम उसी के आधार पे प्रेडिक्शन करेंगे। जब आप लोग जो लोग हमसे परमानेंट जुड़ जाएंगे,
क्लास के लिए। तो नक्षत्र चार्ट कैसे बनाया जाता है वो आप लोगों को मैं समझा दूंगा कि किस प्रकार से वो चार्ट बन के बाहर आता है। मैनुअली उसे मैं हर क्लास में बताता हूँ बनाने के लिए व्हाट्सएप पे। यहाँ पर शायद संभव नहीं है वो ना, मैनुअली बताना संभव नहीं है, उसके लिए बोर्ड की आवश्यकता पड़ेगी, ब्लैक बोर्ड की। ब्लैक बोर्ड तो है हमारे पास, लेकिन मुझे लगा कि समय नहीं बचेगा उसको बताने के लिए, तो उसके लिए समय मैंने नहीं लिया। और लेकिन बताना तो है ही, आप लोगों को बताऊंगा जरूर, कल बता दूं या फिर अगले हफ्ते बता दूंगा, है ना। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं, इसको हम बंद करते हैं। आप सभी के पास लैपटॉप होगा, आप सभी लोग KP Star 1 वेबसाइट पे जाइएगा, KP Star 1, और इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। 6.7.32.3 लेटेस्ट वर्जन है, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं करना चाहते तो आपके मोबाइल में जो एस्ट्रोसेज है उससे भी आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंट क्या होता है कि हम यहाँ पे ट्रू राहु को लेते हैं, वहां पे मीन राहु दिया रहता है। राहु के जो है दो तरीके से यूज करते हैं लोग, उसमें 2 डिग्री का लगभग फर्क होता है। तो हम यहाँ मीन भी ले सकते हैं और ट्रू भी ले सकते हैं, लेकिन एस्ट्रोसेज में सिर्फ मीन राहु रहता है। तो थोड़ा बहुत राहु के डिग्री में फर्क पड़ता है। तो अगर आप लोग के पास लैपटॉप नहीं होगा, जो लोग भी आगे जुड़ेंगे, तो हम यहाँ मीन राहु लेके चलेंगे, फिर दोनों कुंडली एक जैसी मैच कर जाएगी। और अगर सब लोग लैपटॉप से पढ़ेंगे, जिसके सबके पास अगर होगा, सबके पास एस्ट्रोसेज डाउनलोड अगर कर लेते हैं लोग, तो फिर ट्रूप से पढ़ेंगे। वो 100 चार्टों में 2-4 चार्ट ऐसे मिलेंगे आपको जहां पे राहु की डिग्री चेंज मिलेगी। ये जो है ऐप हम सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। जिनके पास भी लैपटॉप होगा, एस्ट्रोसेज डाउनलोड कर लें, और यहाँ पर कैसे यूज करना मैं समझा दूंगा। सबसे ऊपर चार्ट आता है, जहाँ पे क्रिएट न्यू चार्ट किया जाता है, जहाँ पे हम डिटेल भरते हैं और क्रिएट चार्ट करेंगे या सेव चार्ट करेंगे। ठीक है, तो चार्ट बन करके आ जाता है, और यहाँ पर KP चार्ट दिया रहता है और एक लग्न कुंडली दिया रहता है। लग्न कुंडली के साथ में कस्प चार्ट दिया रहता है। ठीक है, क्या दिया रहता है? कस्प चार्ट दिया रहता है। कस्प चार्ट ये होता है कि पहला भाव कितने डिग्री पे है ना। तो जितने डिग्री पे होता है, तो हम भावों को भी नक्षत्रों में और डिग्री में बांटते हैं, उप नक्षत्रों में बांटते हैं। तो वो यहाँ पे दिया रहता है कस्पल, ना कस्पल चार्ट यहाँ दिया रहता है। और प्लेनेट, जो प्लेनेट जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेनेट मतलब सूर्य चंद्रमा किसके नक्षत्र में है और उसका उप नक्षत्र स्वामी कौन है, सब लॉर्ड, वो यहाँ पे दिया रहता है। ठीक है, राशि स्वामी, नक्षत्र स्वामी और सब लॉर्ड स्वामी, ये यहाँ दिया रहता है। एक चार्ट ये हुआ, एक ये हुआ, तीसरा लग्न चार्ट हुआ, और चौथा आता है हमारा दशा चार्ट। दशा चार्ट आपको व्यू होरोस्कोप से बना बनाया यहाँ पर मिल जाएगा, और इसमें जिसकी भी दशा रहेगी, हम कैलकुलेट है ऊपर क्लिक करेंगे, क्योंकि मैं कई दिन से यूज कर रहा हूँ, तो मुझे यूज करने आ गया। तो आप लोगों को जहाँ गलत समझ नहीं आएगा पूछ लीजिएगा। जब भी हम चार्ट बनाते हैं नया, तो हम यहाँ कैलकुलेट पे क्लिक करते हैं, तो हमारा जो किसकी दशा चल रही है वो बन करके आ जाता है। दशा किसकी है, अंतरदशा किसकी है, प्रत्यन दशा किसकी है। 3 दशाओं पे हम ज्यादा महत्व देते हैं। और थोड़ा सा और सूक्ष्म जाना है तो हम प्राण दशा में, सूक्ष्म दशा में प्रवेश कर जाते हैं, और लास्ट की दशा होती है प्राण दशा। हम यहाँ सिर्फ 4 दशाओं को यूज करेंगे। ठीक है, प्रत्यन दशा तक ही बहुत ज्यादा महत्व, इससे ऊपर महत्व नहीं है। तो दशा चार्ट हो गया, और जो ये चार्ट है, जिस चार्ट को हम यूज करेंगे, नक्षत्र नाड़ी चार्ट, है ना, इसको बोलते हैं नक्षत्र नाड़ी चार्ट, जिसमें सिग्निफिकेटर मतलब प्लेनेट किस भाव का स्वामी है, किस भाव में बैठा हुआ है। ठीक है, और किसके नक्षत्र में है, केतु के नक्षत्र में है, और केतु किसके सबलार्ड में है, मतलब उप नक्षत्र स्वामी कौन है, वीनस है। यहाँ हम सब लार्ड को यूज नहीं करेंगे। कारण क्या, 10 मिनट में तो ये सब लार्ड चेंज होते हैं। पता चला कि आधे मिनट में सब लार्ड चेंज हो रहा है, तो आधे मिनट का समय का कैलकुलेशन किसी के पास नहीं होता,
है ना, बच्चा हुआ, 1 मिनट बाद पता चला, 2 मिनट बाद पता चला, तो हम वहां पे सबलाड में अगर जाएंगे तो कंफ्यूजन होंगे। हम सबलाड को नहीं यूज करते। अगर हम प्रश्न कुंडली यूज करेंगे, आगे चल के हम प्रश्न कुंडली यूज करेंगे, किसी पर जन्म कुंडली नहीं है, तो हम सबलाड को यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास टाइमिंग फिक्स होता है कि हम 10 बजे सवाल पूछा या 10:05 पूछा, तो टाइम फिक्स है, तो हम सब लार्ड को यूज कर सकते हैं। लेकिन जन्म कुंडली पे सिर्फ सब लार्ड पर ही, सब लार्ड तक हम यूज करेंगे, इसके अलग कोई भी चार्ट यूज नहीं कर, सब लार्ड यूज नहीं करेंगे। सिर्फ ग्रह स्तर, नक्षत्र स्तर और सब उप नक्षत्र स्तर, 3 स्तरों को हम चेक करेंगे, इसके अलावा हम कोई भी चेक नहीं करेंगे। तो यही 2-3 चार्ट है जो आपके उंगलियों पे मतलब निकल आता है सॉफ्टवेयर से। एक नक्षत्र नाड़ी चार्ट, दूसरा दशा चार्ट, और तीसरा चार्ट हमारे पास सामने जो डिटेल डालने के बाद मिलता है, लग्न कुंडली और कैशफल चार्ट। कैशफल सबलार्ड भी कई बार 1-1 मिनट में चेंज होता है, तो जन्म कुंडली पे बहुत ज्यादा महत्व मैं नहीं देता, इसका प्रभाव है लेकिन जन्म कुंडली पे ध्यान नहीं देता, इसको प्रश्न कुंडली पे ज्यादा महत्व देता हूँ, क्योंकि वहां पे हमारे पास टाइमिंग फिक्स होता है। लेकिन इसके यूज क्या है कैशफल सबलार्ड का, ये हर पहले का कैशफल सबलार्ड, दूसरे का कैशफल सबलार्ड का क्या यूज है, तीसरे का क्या यूज है, चौथे का क्या, ये भाव है। पहले भाव का कैशफल सबलार्ड, दूसरे भाव का, तीसरे भाव का, चौथे भाव का, इन सबका प्रभाव, सबका जो महत्व है, ये महत्व मैं आप लोगों को धीरे धीरे आगे बताते चलूंगा। और इस चार्ट का हमें बहुत ज्यादा यूज नहीं करना, क्योंकि हमें इसकी जगह पे ये वाला चार्ट यूज करेंगे, है ना। केपी चार्ट में कुछ लोग ये यूज करते हैं, कुछ लोग ये यूज करते हैं, तो हम सब इसे यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें भावों को डिटेल में लिखा हुआ मिल जाता है कि केतु 8, 9, 12 भाव का प्रभाव दे रहा है, शुक्र 2, 4, 6, 7 भाव का प्रभाव दे रहा है, शनि जो है 9, 10, 11 का प्रभाव दे रहा है, और बुध 3, 6 का प्रभाव दे रहा है। ये भाव हमें मिल जाते हैं। यहाँ पे सिर्फ हमें राशि स्वामी मिलते हैं, नक्षत्र स्वामी मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें भाव का प्रभाव मिल जाता है। यहाँ देखने के बाद से फिर हमें यही देखना पड़ता है ना, या इसमें देखना पड़ता है। लेकिन हमें जब ये चार्ट देखेंगे तो हमें दशा चार्ट और ये चार्ट, दशा चार्ट देखा, ये चार्ट देखा, प्रेडिक्शन कर दिया, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी हमें लग्न कुंडली देखनी पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही। और ये चार्ट कैसे बनता है, ये बहुत ज्यादा महत्व का है। तो अगर आप सब कहे तो कल जो है आप लोगों को, जितने लोग, मेरा नंबर ले लीजिए, कुछ लोग तो के पास है, नंबर नोट कर लीजिए कि जो लोग व्हाट्सएप पे जुड़ेंगे, जो लोग व्हाट्सएप से जुड़ करके इसको सीखना चाहते हैं बनाना, मैं कोशिश करूंगा व्हाट्सएप पे सिखा दूं या बोर्ड पे सिखा दूं। चलिए मैं बोर्ड पे सिखा देता हूँ कल, ठीक है। इसमें लगेगा 45 मिनट, 45 मिनट से 1 घंटे, 45 मिनट लगेगा लगभग, क्योंकि शुरुआत से बताना है, नए से बनाना, 45 मिनट से 1 घंटे। तो ये चार्ट आप लोगों को बनाने के लिए मैं कल या तो वीडियो बना के दे दूं ना, और वीडियो बनाया हुआ भी है, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, मैं एक बार और बनाकर दे दूंगा आप लोगों को बोर्ड के माध्यम से। तो ये चार्ट कैसे बनता है, ये मैं आप लोगों को बना करके या तो वीडियो दे दूंगा या कल शाम को समझा दूंगा, ठीक है। और अगले हफ्ते से प्रेडिक्शन पे ही हमारा प्रेडिक्शन और फार्मूले लिखवाने शुरू कर देंगे, फार्मूले और प्रेडिक्शन। और एक इवेंट पे 4 दिन 5 दिन लगभग देंगे, ताकि हम कम से कम 8 से 10 चार्ट एक इवेंट पर देख सके, है ना। एक दिन में 2-3 चार्ट हम देख सकते हैं, तो अगर 4 दिन दे दिया गया तो फिर 10-12 चार्ट हम लोग देख सकते हैं। तो अगले हफ्ते से प्रेडिक्शन पे हम आएंगे, और मैं कोशिश करूंगा दिन में आप लोगों को इसका वीडियो बना करके यूट्यूब के माध्यम से दे दूं। अगर नहीं दे पाया, समय नहीं मिला, तो बोर्ड के माध्यम से, जूम के माध्यम से आप लोगों को बोर्ड पे समझाऊंगा, है ना। सर एक क्वेश्चन है सर। हाँ बताइए सर, ये जो केपी स्टार 1 में नीचे प्लेनेट में जो प्लेनेट वाला कॉलम है, उसमें लास्ट में सिग्निफिकेटर लिखा है 4527 सन के लिए। ये क्या है? इस सिग्निफिकेटर का हम यूज नहीं करेंगे, हम इसी का यूज करेंगे। नहीं सर, है मतलब क्या उसका? ये 4527 कहां से आया इसमें? यहाँ पे सन क्या दिख रहा है? 5 दिख रहा है। 5 हाउस, ठीक है। नक्षत्र क्या दिख रहा है? 247, ओके। यहाँ ओके, उपनक्षत्र प्रभाव नहीं दिया यहाँ पे, हाँ इसलिए हम ओके, इसलिए हम इसे यूज नहीं करेंगे।
हाँ ओके, इसमें दो ही काउंट किए इन्होंने, प्लेनेट एंड नक्षत्र नक्षत्र। नक्षत्र इसलिए हम इसे यूज नहीं करेंगे। हम इसको जब ऊपर नक्षत्र खराब हो गया, आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलना। ऊपर नक्षत्र बढ़िया होगा तभी इसका बढ़िया का रिजल्ट मिलेगा। अगर नक्षत्र खराब हो गया, ऊपर नक्षत्र बढ़िया है, तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलना है। तो हमें दोनों को पॉजिटिव होना चाहिए या दोनों को नेगेटिव होना चाहिए। बुरे रिजल्ट मिलने के लिए बुरा होना चाहिए, अच्छे रिजल्ट के लिए दोनों के लिए अच्छा होना चाहिए। हम ग्रह अच्छा या बुरा फर्क नहीं पड़ता, ग्रह अच्छा हो या बुरा हो फर्क नहीं पड़ता। बुरे के लिए नक्षत्र का फल अच्छा होना चाहिए और सबलाड का बुरा होना चाहिए। तो दोनों अच्छा रहेगा तो अच्छा रिजल्ट। नक्षत्र और उप नक्षत्र का हम प्रभाव ज्यादा देखे हैं लोगों पे पड़ते हुए, और इसीलिए हम इस सिग्निफिकेटर को यूज नहीं करते। ओके। ठीक है। और सर ये जो कप्स लिखा हुआ है, जब किसी हाउस से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी चाहिए होती है तो ये वाले कप्स देख सकते हैं, सीधा इसमें सब लोड पता चल जाएगा। जैसे जैसे मैरिज है, मैरिज ठीक है, मैरिज हुआ तो सातवां भाव का कैशफल सबलाड हमारा देख चेक करेंगे। ठीक है। सातवां भाव का कैशफल सबलाड यहाँ पर बुध दिया मरकरी। हुआ है, बुध दिया, मरकरी दिया। तो मरकरी का नक्षत्र स्तर हम देखेंगे, मरकरी का ठीक है। नक्षत्र स्तर। तो मरकरी का नक्षत्र स्तर यहाँ 5 दिया हुआ है। तो मैरिज के लिए 5 प्रेम का भाव माना जाता है ना, तो 5 भाव हाँ निगेटिव नहीं है, तो हम कहेंगे इनकी शादी होगी। ठीक है। ओके। अगर यहाँ पे 1 6 10 आ जाता है तो हम कहेंगे इनकी शादी में रुकावट है, बाधा है, या तो होगी नहीं या बहुत लेट होगी, या कुछ उपचार कराना पड़ेगा, नहीं तो शादी आराम से तो होने वाली नहीं है, या तो होगी ही नहीं, है ना। लेकिन यहाँ ये सिर्फ एक स्तर है, हम दूसरे स्तर पे भी जाएंगे, हम दूसरे स्तर पे भी जाएंगे। 3 स्तरों पर हम चेक करते हैं कि शादी होगी कि नहीं होगी। ये केपी का स्तर है। दूसरा स्तर जो हमने अपना बनाया हुआ है वो है दारा कारक स्तर। ठीक है। और तीसरा होता है सप्तमेश। सप्तमेश निगेटिव तो नहीं है, जैसे सप्तमेश हमारा, सप्तमेश हम देखते हैं वैदिक ज्योतिष से। इस सप्तम का कैशफल सबलाट देखते हैं केपी ज्योतिष से। तो यहाँ पे हमारा सप्तमेश क्या है, तुला का स्वामी शुक्र है। शुक्र निगेटिव तो नहीं है, शुक्र अगर शादी का कारक है, अगर वही निगेटिव हो गया तो शादी कैसे होगी, सुखी कैसे रहेगा व्यक्ति। तो हम शुक्र के नक्षत्र स्तर को या शुक्र को पूरा देखेंगे ही देखेंगे। तो जैसे यहाँ पे 9 10 11 3 6 2 4 2 7 11 भी है, तो सप्तमेश के पूरे लेवल को चेक करेंगे, है ना, शुक्र के। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, तो ये भी जो विभाग को अच्छा बता रहा है। इसके बाद आता है दारा कारक। दारा कारक क्या होता है, पढ़ा सुना आपने कभी? सर हाँ, गौरव जी बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ यस सर। ठीक है। दारा कारक होता है, जैसे जैसे लग्न कुंडली में 1 2 3 4 5 6 7 सातवें स्थान को हम विवाह का भाव कहते हैं, उसी तरह से सभी ग्रहों की जो डिग्रियां होती है, डिग्री अनुसार घटते क्रम में जो सातवें स्थान पे आएगा वो दारा कारक कहलाता है। जैमिनी ज्योतिष से इसको लिया गया है। ठीक है, जैमिनी ज्योतिष से लिया गया है। तो जैमिनी ज्योतिष में जो या तो 7 ग्रहों को ले ले, जो सबसे कम डिग्री का हो गया वो दारा कारक हो गया, या घटते क्रम में 7वें स्थान पे आए, है तो 7 ही ग्रह, तो घटते क्रम में जो 7वें पे आएगा वो दारा कारक, या सबसे कम डिग्री का जो प्लेनेट होता है वो दारा कारक होता है। तो हम यहाँ डिग्री में जाएंगे और देखेंगे कौन सबसे कम डिग्री का है ना। जैसे जुपिटर 23 का है और सैटर्न 1 डिग्री का है, सैटर्न 1 डिग्री का है। अब इससे ज्यादा के विनस 6 का है, और मार्स 4 डिग्री का है, और चंद्रमा 9 डिग्री का है। तो सभी से ज्यादा क्या है, मरकरी भी 7 डिग्री का है। तो शनि जो है यहाँ पर 1 डिग्री का होकर के दारा कारक बना है। ठीक है। तो हम नक्षत्र चार्ट में देख लेंगे कि दारा कारक की स्थिति क्या है, मतलब शनि की स्थिति क्या है। तो यहाँ शनि भी जो है नक्षत्र स्तर में 5 बता रहा है, और पूरा भी दिखा जाए तो 9 11 5 9 ये पॉजिटिव है। तो इस व्यक्ति की जो है शादी में कहीं रुकावट नहीं है, उनकी शादी होगी। अगर ये तीनों स्तर पे कम से कम 2 स्तर मना कर देते हैं, सप्तमेश मना कर देता है, दारा कारक मना कर देता है, और कैशफल सम्राट हाँ भी करता है ना, तो भी शादी नहीं होती है, तो भी दिक्कत आ जाती है। तो हम किसी भी चीज को 3 स्तर पे चेक करेंगे, तब हम कहेंगे ये फल मिलेगा या ये फल नहीं मिलेगा। इसके बाद से जैसे हम आगे बढ़ेंगे एक एक चीज बताई जाएगी। जिस तरह नक्षत्र दारा कारक तो हमारी अपनी खोज है, हमने उस पर रिसर्च किया, और किस प्रकार से उसका गोचर हम चेक करेंगे। गोचर भी दारा कारक के अनुसार ही चेक करेंगे, लग्न कुंडली के उसके अनुसार नहीं चेक करें, दारा कारक के प्लेनेट पे ही चेक करते हैं।
तो वो भी आप लोगों को आगे चल करके या तो कल या अगले हफ्ते बता दी जाएगी। ठीक है सर आप मेरी आवाज सुन और फिर रहे हैं? एक एक करके प्रैक्टिस करेंगे एक एक चार्ट पे। जैसे मान लें कि हम लोग 10 लोग क्लास में या 12 लोग हैं, तो अगर एक एक चार्ट 2-2 चार्ट देंगे तो 24 चार्ट हो जाते हैं। कुछ मेरे पास तो है ही, अगर आप लोग भी देना चाहेंगे तो उस चार्ट पे चेक करेंगे और जो फार्मूले हैं दारा कारक के, गोचर के और जो केपी के फार्मूले वो सभी पे लागू होंगे। नियम आप लोगों को लिखवा दिया जाएगा, या तो व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा एक साथ सबको, या फिर मैं सामने बैठ के लिखवाऊं ना। तो सामने लिखवाने में टाइम लगेगा, पूरा एक क्लास तो लगना ही लगना, 1 या 2 क्लास लग जाएंगे कम से कम, तो उसमें टाइम का जाया होगा। जो बचा कुचा रहेगा टाइम से याद आएगा तो मैं बता दूंगा यहाँ पे। और प्रयास यही रहेगा कि आप लोगों को व्हाट्सएप पे दे दिया जाए। ठीक है, व्हाट्सएप पे दे देने से टाइम की बचत होगी, और टाइम की बचत भी होगी, और उस टाइम का हम यूज प्रेडिक्शन में देंगे। ठीक है, सर आपको मेरी आवाज आ रही है? अब बताइए, कुछ पूछना है आप लोगों को? सर मुझे पूछना है। हेलो, आपकी आवाज बहुत स्लो है, थोड़ा सा माइक को अभी नजदीक भी लाइए। नहीं आ रही सर? नहीं, बहुत स्लो है। हाँ जी सर। सर हाँ इसी को प्रॉमिस बोलते हैं केपी में? हाँ, प्रॉमिस बोलते हैं। देखिए क्या लैंग्वेज हम कुछ भी यूज कर लें, है ना, प्रॉमिस बोलते हैं उसको, कि प्रॉमिस कर रहा है कि नहीं, इस चार्ट जो है शादी को प्रॉमिस कर रहा है या नहीं कर रहा, प्रॉमिस बोलते हैं। देखिए मैं यूपी का हूँ तो थोड़ा सा जो है मैं देसी लैंग्वेज में बात करता हूँ कि आप लोगों को आराम से समझ में आए, प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज नहीं करता, प्रॉमिस सर बोलता हमें लैंग्वेज तो बिल्कुल हम परफेक्ट है, कंफर्टेबल है आपकी लैंग्वेज से, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बल्कि कंफर्टेबल है, क्योंकि अपने देश की भाषा ही है ये। हाँ मैं तो कोशिश करता, देखिए मैं इसमें उसमें कहीं कहीं इंग्लिश में यूज नहीं करता, है ना। मैं कोशिश करता हूँ अच्छा, कि सभी को समझ में आए। तो बाकी अगर कहीं दिक्कत हो बता दीजिएगा। सर पेड क्लास कब से चालू होंगे? पेड क्लास सर का कोई, देखिए पेड क्लास का कोई नियम नहीं है। जो डेमो अच्छा क्लास थे या जो भी बेसिक थे लगभग मैं समझा चुका हूँ। तो पेड क्लास का ऐसा तो नहीं कि हर महीने के हिसाब से फीस, ऐसा तो है नहीं कुछ। ये क्लास मुझे भी नहीं पता कि 4 महीने जाएगा कि 5 महीने जाएगा या 3 महीने। अच्छा मिनिमम 4 महीने में मान के रखता हूँ कि 4 महीने आप लोगों को दूंगा ही दूंगा। ये 5 महीने भी जा सकता है। कारण क्या है कि हमें सब कुछ पढ़ाना आप लोगों को। अगर मान लीजिए कि चार्ट समझा रहा हूँ कहीं, एक चार्ट पे 2 चार्ट समझिए, तीसरा चार्ट भी लेना पड़ेगा, है ना। तो उसमें अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ता बढ़ गया, तो हर इवेंट पे 1 हफ्ता बढ़ा तो 8-9 इवेंट है, तो 2 महीने ऐसे बढ़ गए। तो मैं मान चलता हूँ कि 4 महीने मैं लेकर चल रहा हूँ, 4 महीने में खत्म कर दूंगा। ये 5 महीने भी हो सकते हैं, 5.5 महीने भी हो सकते हैं, है ना। तो 5 से 6 महीने का हम, जैसे मैं व्हाट्सएप पे लेता हूँ तो 9 महीने के बजाय 11 महीने क्लासेस हो जाते हैं, क्योंकि छोड़ नहीं सकता, कोई चीज छूट गया, कोई पूछ रहा है तो बताना ही पड़ेगा, है ना। छोड़ने तो वो 1 आध महीने बढ़ जाते हैं। तो यहाँ भी हमारा कोई फिक्स नहीं है कि मैं आपको 4 महीने पढ़ाऊंगा, लेकिन 4 महीने मान के चलिए हो जाना चाहिए। क्योंकि प्रश्न कुंडली का बहुत विस्तार है। प्रश्न कुंडली से हम चलेंगे 3 महीने तो इवेंट ही चलेंगे, फिर 1 महीना में प्रश्न कुंडली लेके चलूंगा, हो सकता है उसमें 1.5 महीने भी लग जाए, है ना। पूरा 1-1.5 महीने प्रश्न कुंडली पे चर्चा होगी, क्योंकि केपी कुंडली प्रश्न कुंडली के लिए ही जाना जाता है। कोई भी केपी कुंडली का आप देख लें तो प्रश्न कुंडली उठाकर प्रोडिक्शन करता है, कहता है जन्म कुंडली का टाइम ही ठीक नहीं होता। लेकिन मेरा मानना है कि ये हमारा बेस है, बीज है जन्म कुंडली, तो इस पे तो हमें परफेक्ट होना ही चाहिए। ये जब आपको आ गया तो प्रश्न कुंडली इसी के आधार पे है, तो उसको समझने में आज दिक्कत नहीं होगी। इसके अलावा जो सवाल हम जन्म कुंडली से नहीं ले सकते, सिर्फ प्रश्न कुंडली से ले सकते हैं, वो तो बताना ही पड़ेगा। तो वो भी चर्चा बाद में होगी। बीच में जरूरत पड़ी तो करवा दीजिए प्लीज। क्या? बीटीआर सर, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन। रेखा जी बोल रही हैं? हाँ जी सर। हाँ, तो आप लोगों को कराया जाएगा। अब ये क्लास शुरू हो गया है, तो अभी तो देखिए जूम पे क्लास शुरू हुई 15-20 दिन या 1 महीने हुए होंगे ना, तो करा दूंगा मैं। देखिए कुछ कुछ तो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। देखिए ये जो है ना हमारा कैस्पल सबलाट, इसके आधार पे भी बीटीआर होता है। इसके अलावा भी जो सिस्टम है बता दूंगा आप लोगों को। इस कस्प के आधार पे तो बीटीआर होता ही होता है, और जो होरारी नंबर के आधार पे होता है वो बता दूंगा, इस महीने बता दूंगा। आज थोड़ा सा मैं फ्री हो गया, क्योंकि ये सब बनाने में ना काफी टाइम लगा। जब क्लास शुरू हो गया ना तो इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। हो सकता है कहीं रह गया हो 12th में भेजने से, और अच्छा मैंने भेजा तो है, वैसे हो सकता है रह गया हो, उसमें ना जा पाया हो।
मैं दे दूंगा, ये कल सुबह तक ये भी मिल जाएगा आपको। तो और रही बात फीस की, तो फीस जो है धीरे धीरे आप लोगों से ली जाएगी, और जो लोग भी जुड़ना चाहेंगे कल के बाद उन्हीं लोगों की क्लास होगी, जो लोग अगले हफ्ते से जो लोग फीस दे करके जुड़ेंगे। सर और फीस कम कर लीजिए थोड़ी, फीस बहुत ज्यादा है सर, फीस फीस कम कितना? कर लीजिए जो सबका सबका भला हो जाए सर, ये बताओ। ज्यादा तो नहीं है सर ज्यादा है सर थोड़ी। देखिए फीस अगर देखा जाए तो ज्यादा नहीं है, और चलिए कल बात कर लेंगे, ठीक है? कल आप लोग जुड़िए, और कल मैं सोच रहा हूँ बोर्ड के माध्यम से अगर आप लोग वीडियो देखना दे दूंगा, तो कल दिन 2 चार्टों पे चर्चा हो जाएगी, ठीक है? और अगले हफ्ते से तो पेड क्लास चलेगा ही चलेगा। कल मिलते हैं फिर। आप मेरे कुछ कुंडलियां आपसे डिस्कस करनी है, तो वो मैं जूम पे करूं या व्हाट्सएप पे करूं, कहाँ करूं? व्हाट्सएप पे दे दीजिए, और कल थोड़ी सी व्यस्तता रहेगी, मैं आपसे परसों बात करूंगा। सर क्लास में करूं या पर्सनली करूं, ये भी बता दीजिए। आप जैसा समझे, अच्छा समझे, क्लास में करना चाहे क्लास में कर ले, या फिर मुझे पर्सनल दे दें, मुझे कोई क्योंकि समस्या सर अभी तक मैं वो मैरिज मतलब डेट ऑफ मैरिज पे ही अटकी हुई हूँ, और मैं खासकर उन्हीं कुंडलियों को ले रही हूँ जो कि डिले हो चुकी हैं काफी। नहीं। तो आपने बताया था जहाँ पे 1 6 2 10 नहीं 1 10 या यस 1 6 रहेगा, 2 7 लेकिन दोनों अब दोनों रहेंगे, उसमें डिले होगा, दो उसमें डिले हाँ होगा। जी, लेकिन सर अभी मैं लगातार उस पर रिसर्च चल रही है मेरी। अभी मुझे कुछ ऐसी कुंडलियां मिली हैं सर जिसमें 7 के साथ 6 हर प्लेनेट दे रहा है, तो वो 6 और इस 7 वजह दोनों से नहीं होंगे, हो रही। अब 6 और हाँ 7 जी, दोनों होंगे। वो जी कंफ्यूजन सर, वाले प्लेनेट है, दोनों। उसका उपाय करा दीजिए, काम हो गया। दोनों नहीं देखिए क्या कैसे, होता, वही वो जहां पे 6 और 7 मतलब मेरा मन हाँ भी है, मेरा मन ना भी है, तो मैं कंफ्यूज हो गया, क्या करूं? सामने दाल भी रख, रोटी भी रखी, चावल रखा है, रोटी खाऊं कि चावल खाऊं, दोनों हमारी सुविधा है, तो मैं कंफ्यूज रहता हूँ। तो उसमें हमें उपाय करा दीजिए, काम हो गया आपका, 100% काम हो जाता सर है। कैसे, वही जानना चाह रही हूँ ना, रेमेडी पे आके अटक रहे हैं। चलिए मतलब कल। क्या उपाय कराएं, छठे का हाँ, दान कराएं या 7वें को मजबूत कराएं, मतलब उसके लॉर्ड को कराऊं या? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हाँ जी 7 का सपोर्टर दूसरा भाव है और 11वां भाव है, उसको एक्टिव कराना है। जी, 7 का कल फिर सपोर्टर। आप इसके लिए टाइम निकालो सर, कल चर्चा करें इस विषय पे। और एक ठीक है। और एक्सपीरियंस है सर मेरा कि दारा कारक जो कि मिनिमम अंशों का होता है, मैंने देखा कि कई बार सप्तमेश, दारा कारक तो नहीं, सप्तमेश या शुक्र जब 0 डिग्री का है तो वो भी शादी नहीं दे रहा सर। दारा कारक और और सप्तमेश सप्तमेश, 0 डिग्री का। एक दोनों हाँ में से एक 0 डिग्री हाँ का होने से हाँ। शादी नहीं दे रहा। नहीं, सप्तमेश का तो 0 डिग्री हुआ तो छठे भाव में आ गया, वो केपी कुंडली में छठे भाव में आ जाएगा, छठे का प्रभाव देगा, तो लेट कराएगा शादी। और दारा कारक का ऐसा नहीं है, दारा कारक तो फिक्स है, वो डिग्री वाइज फिक्स है, वो जो सबसे कम डिग्री का है, चाहे 0 डिग्री का है, चाहे 1 डिग्री का है, जो दो दारा कारक है, वो उसका उसका यूज हम कहाँ करते हैं? गोचर देखने में, है ना? उसका यूज आप गोचर देखने में कीजिए, उसको इससे रिलेट मत कीजिए, ठीक है? इस यहाँ पे हम सिर्फ सप्तमेश देखेंगे, और शुक्र को देखेंगे, या फिर दशा अंतरदशा प्रत्यंतदशा को देखेंगे। चलिए कल और सर जो नैसर्गिक कारक है शुक्र, नैसर्गिक कारक है शुक्र, शुक्र हम्म, की 0 डिग्री भी शादी नहीं दे रही। नैसर्गिक कारक है शुक्र, 0 डिग्री का है, तो एक भाव पहले चला, वो कौन से भाव में है लग्न कुंडली पे, इस पे मायने रखता है ना। चलिए अब क्लास शुरू हो गया है, आप क्लास में दे दीजिएगा, ठीक है? ठीक, आप क्लास में देंगे ना, सबको समझ में आएगा, है ना? अच्छा मैं चूंकि वही चाहती हूँ, इसीलिए सर मैं पर्सनली, क्योंकि ये मेरा पर्सनल नहीं है, मेरे पास हम्म, 7 कुंडलियां हैं सर चलिए, जिनमें और आपका जीरो आपने डिग्री इसमें का रोल बहुत ज्यादा है। आपने रिसर्च इस पे किया है, तो और ज्यादा काम आएगा लोगों के, है ना? हाँ क्योंकि जी मेरा काम है, हाँ मैं तो रास्ता दिखाते भाई, ऐसे ऐसे देखो, मैं बहुत ज्यादा मैं रिसर्च करता हूँ फार्मूले पे, कि ऐसे मैं रिसर्च करके कैसे नया फार्मूला निकल जाए। हमने निकाला दारा कारक, आप लोगों को पढ़ा दिया, अब उसके बाद आप लोगों का काम है उस पर रिसर्च करना, हमने रास्ता दिखा दिया। जी। लेकिन बहुत सारे चार्ट निकाल करके ये कौन सा काम कर रहा नहीं कर रहा, वो बहुत ज्यादा मैं उस पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि हमें फिर और भी चीजें मैं ध्यान देनी प्रैक्टिस पड़ती है। करती हूँ ना सर, तो मेरे पास बहुत चार्ट आते हैं।
प्रैक्टिस क्लास, करने की वजह से बहुत सारे चार्ट्स आते हैं। हाँ तो क्लास में दीजिए, क्लास में डिस्कस करेंगे इसको। हाँ जी, सर क्लास में करना चाहूँ। केपी स्टार 1 चलाना सिखाना सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग इंस्टॉल कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। इंस्टॉल है सर, इंस्टॉल है, पर सर इसमें बहुत फंक्शन है सर, समझ में नहीं आते ज्यादा। तो आप ठीक है, इसकी एक मतलब वीडियो बनाकर ठीक डाल है, देना सर। चलिए मैं प्रयास करता हूँ। दो